नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाजार वर्सेस सरकार, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है या जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काम कर रहा है, उसमें से इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होती है, इस बात पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट के विषय में जानते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म जो काम करता है वो ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स काम करती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम लेवल हमें स्थापित मिलता है। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी सरकार की हस्तक्षेप की नीति हो जाती है, वहां पर मार्केट मैकेनिज्म के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना देती है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था चलती है। तो आज इस कंट्रोवर्सी पर हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है वो मच बेटर है, या जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काम कर रहा है वो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप जानते हो कि अगर मैं अर्थशास्त्र को दो पार्ट में बांटूं, तो सबसे पहले आपका आता है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज की मैं बात करता हूं तो क्लासिकल एज के अंतर्गत उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को बाजार के अनुरूप चलने देना चाहिए और गवर्नमेंट को हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। अर्थात गवर्नमेंट का केवल इतना कार्य होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की रक्षा या सुरक्षा करे, ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमी में कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जो मार्केट मैकेनिज्म को प्रभावित करे। तो क्लासिकल अप्रोच पूरी तरह से मार्केट मैकेनिज्म को एक्सेप्ट कर रहा था और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को सबसे कम एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन आपने देखा होगा जब कीन्सियन स्टेज आया तो कीन्सियन एज को वास्तव में मार्केट मैकेनिज्म पर भरोसा उठ गया था, जिसका कारण था 1929-30 की महान मंदी। और जब उन्होंने कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो इस बुक को जब उन्होंने पब्लिश किया 1936 में, तो उसमें उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार किया कि जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो वास्तव में पूंजीवादी देशों में ऐसी व्यवस्था को अपनाया जाता है। यदि आपका टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो आप मार्केट मैकेनिज्म द्वारा ऑपरेटेड आप इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना होता है, आप अपने देश में यदि कल्याण को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाली इकोनॉमी को स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि यदि मार्केट मैकेनिज्म के भरोसे आप काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था उतनी सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। अगर आपको बैलेंस्ड इकोनॉमी ग्रोथ को देखना है तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए आपको सरकारी हस्तक्षेप वाली नीति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो मार्केट मैकेनिज्म है एंड गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हुई, जिसमें क्लासिकल प्रभाव मार्केट मैकेनिज्म की तरफ जाता है और कीन्सियन जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाली इकोनॉमी की तरफ जाता है, जहां पर गवर्नमेंट का उद्देश्य अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना था और वहीं प्रॉफिट मार्केट मैकेनिज्म वाली इकोनॉमी का टारगेट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना था। तो इस प्रकार जब हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन आए, तो उद्देश्यों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमने अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था की ऑपरेट करने वाली पावर्स थी उनको भी हमने चेंज किया और उन चेंजेस को हमने एक्सेप्ट भी किया। तो चलिए आइए देखते हैं इसके विषय में और भी ज्यादा डीपली कि कैसी इकोनॉमी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात हम करते हैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की। तो बाजार अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो। हस्तक्षेप केवल नाम मात्र का हो, जो इकोनॉमी के अदर फैक्टर्स हैं
ठीक है, जैसे सुरक्षा का मैटर होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं इनको केवल उसके अंतर्गत ऑपरेट किया जाता है। बट डिमांड एंड सप्लाईज की पावर, जो इंटरनल पावर्स ऑफ द मार्केट होती हैं, उनमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं स्वीकार किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का एक दर्शन है, ठीक है, एक फिलॉसफी है। खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझे तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश या समाज, ठीक है, ऐसी कंट्री या सोसाइटी जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है। यानी आप चाहे जिस प्रकार का ट्रेड करिए, तो उस ट्रेड करने के लिए वहां पर आप फ्री हो, ठीक है। तो इस प्रकार का देश या कंट्री या सोसाइटी जहां पर आप कोई भी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। सरकारी अंकुश या नियंत्रण होता है, जैसे आप क्या तो ऐसे आप ऐसे वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते हो जो सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, आप ऐसी वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते हो जो देश के लिए नुकसानदायक हो। तो सरकारी अंकुश तो होता है, लेकिन ये सरकारी अंकुश या नियंत्रण बहुत कम होता है, ठीक है। केवल इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए ऐसे अंकुश लगाए जाते हैं ताकि एक समाज का एक वर्ग या व्यापारियों का एक वर्ग गलत एक्टिविटी की तरफ ना चला जाए। जैसे आपने देखा होगा सोमालिया में जो 60% ऑफ जीडीपी है वो कहां से आती है? डकैती से आती है। तो इस प्रकार से इनलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से छूट दे देगी तो इस प्रकार की जो आपके पास इनलीगल एक्टिविटी होती है इनको प्रमोशन मिल जाएगा। इसलिए सरकारी अंकुश तो होता है, लेकिन सरकारी अंकुश बहुत कम होता है और व्यापार करने की आपको पूरी तरह से छूट मिलती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप लोग मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की संज्ञा देंगे। लेकिन सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे आम लोग उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सकें, ठीक है। मतलब जिससे आम लोग, कोई भी व्यक्ति, पहले क्या था आपने देखा होगा लाइसेंसिंग व्यवस्था थी भारत में। लाइसेंस लेने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों ने क्या किया था, दिल्ली में अपने ऑफिस ओपन कर लिए थे। उन्हीं को केवल क्या होता लाइसेंस मिलता था। सरकार ने लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म किया ताकि मार्केट इकोनॉमी प्रॉपरली ऑपरेट हो सके और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम हो। तो आम लोगों तक उद्योग और धंधों की पहुंच पहुंचाने के लिए सरकार मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की नीतियों को स्वीकार करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। जो आपका ट्रेड है उसको आसानी से आप क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिससे व्यापारों को किसी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जा सके। यानी अर्थव्यवस्था में जो इनलीगल एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, हस्तक्षेप करती है। अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए वो ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो इतना नियंत्रण कड़ा भी नहीं किया जाता कि ईमानदार व्यापार में असुविधा हो। यानी जो व्यापारी ईमानदारी तरीके से काम करता है उसको किसी प्रकार की असुविधा हो तो मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को फ्रीली छोड़ दिया जाता है। आम लोग कोई भी बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं पर भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रोल केवल इतना होता है कि गवर्नमेंट इन लीगल एक्टिविटी को डिमोलाइज करती है, ठीक है, और आप पर कंट्रोल रखती है कि आप एक अर्थव्यवस्था में इनलीगल एक्टिविटी ना करने के साथ ही साथ आप अपने जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर सेल करें, ये नहीं कि उसमें भी आप फ्रॉड दर्शाएं। तो मुक्त अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें गवर्नमेंट का रोल केवल रेगुलाइजेशन आपको करता है, रेगुलेट करती है, इकोनॉमिक में आपको कुछ नीतियां बनाती है और उन नीतियों के अनुपालन में आपको कार्य करना होता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। मुक्त अर्थव्यवस्था के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रसिद्ध लेखक
सोरमन की हम बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत बुक्स लिखी और इन्होंने समर्थन किया, सपोर्ट किया कि अर्थव्यवस्था को फ्रीली हैंडल करना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू काम करना चाहिए, तभी इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो करेगी। हालांकि इस बात का क्षोभ है कि उदारीकरण के बाद भारतीय अफसरशाही इसकी रफ्तार को कायम नहीं रख सके। भारत में देखो, एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन या जिसको आप लोग कहते हो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसको आप लोग कहते हो निजीकरण, आप ग्लोबलाइजेशन जिसको आप कहते हो सार्वभौमिकरण, ठीक है। इन तीनों चीजों का उद्देश्य कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करना था। लेकिन ये क्या होता है, ये तीनों चीजें यानी एलपीजी की पॉलिसी जब अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लॉन्च की गई तो वास्तव में जिस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था उस उद्देश्य को अचीव हम लोग नहीं कर पाए। तो यही आपके पास है, अर्थव्यवस्था को जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था एलपीजी के बाद 1991 के बाद, उस स्पीड से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पाई। अफसरशाही ने इसके रास्ते में कई तरह से बाधाएं खड़ी कर दी और ये बाधाएं मुक्त अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट होती चली गई। अपनी नई पुस्तक, इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक्स इज नॉट लाई, इकोनॉमिक्स इज नॉट लाई को जारी करने के लिए सोरेमन भारत आए हुए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन फुल सर्किल ने किया। सोरेमन ने कहा कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए कई तरह के संस्थागत सुधार होना जरूरी है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे यानी एक ऐसी नीतियां बनाएंगे, संस्थागत सुधार का मतलब होता सरकार की तरफ से ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जो अर्थव्यवस्था का इंटरफेरेंस कम से कम करे, हाँ उसको रेगुलेट एंड ऑपरेट करने की आप नीतियां बनाइए। तो सुधार एक के बाद एक किए जाने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आज भी भारत में एलपीजी भले पॉलिसी लॉन्च हो चुकी 1991 में, लेकिन 2022-23 में आज हम वर्क कर रहे हैं और हमें इस अर्थव्यवस्था को और सुचारू रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्था में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। अभी भी हमारे पॉलिसी मेकर को कुछ ऐसी नीतियां ऑपरेट एंड रेगुलेट करने के लिए बनानी चाहिए जो मुक्त अर्थव्यवस्था को प्रमोट कर सके। आज भी हमारी मुक्त अर्थव्यवस्था के समक्ष कई बाधाएं खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि उदारीकरण ने भारत के लिए कई चीजें अच्छी की हैं, ठीक है। एलपीजी से नो डाउट एलपीजी ने अर्थव्यवस्था को बहुत फ्री किया है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदारीकरण में आप जान रहे हो कि लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्त की गई थी। पहले कोई उद्योग आपको ओपन करना होता था, आपको उसको लिए लाइसेंस लेना होता था। लेकिन जब एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च की गई तो अब क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर उद्योगों को छोड़ करके बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। अर्थात अर्थव्यवस्था में एक आम आदमी भी फ्री होकर के कोई भी उद्योग को चुन सकता था और उस पे कार्य कर सकता था। तो इस प्रकार उदारीकरण ने मुक्त अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी कुछ फ्रेमवर्क आवश्यक है ताकि मुक्त अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को अचीव किया जा सके। सोरेमन ने कहा कि इस देश में अफसरशाही आज भी पुराने भारत की है, ठीक है। आज भी जो हमारे पास अफसरशाही है वो पुराने भारत में जो हमने ब्रिटिश एज में देखा था वैसे ही टाइप की मिलती है। ये पुराने से आधुनिक नहीं होना देना चाहती, वो चाहते हैं कि उसी रवैये से काम करे जो ऐसे पहले काम करते थे। कुछ ऐसा ही तकनीकी शिक्षा देने के मामले में है कि आज हमारे पास ये जो आपके पास तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको एक ऐसी शिक्षा का चुनाव करना है जो रोजगार को प्रमोट कर सके, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लॉन्च की गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही उद्देश्य था कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्किलफुल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। इन आलोचनाओं की उदारीकरण के बाद भारत में भारी असमानता की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। और सोरेमन ने कहा कि वो गरीबी को लेकर के काफी संवेदनशील है और इस पर सवाल का जवाब
फिर पुरानी प्रणाली में जाना नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनइक्वलिटी हमको दिखाई पड़ती है, यानी डेवलपमेंट के साथ इनइक्वलिटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही, हमारे डेवलपमेंट ट्रेंड में प्रॉब्लम आ रही, और यही इनइक्वलिटी हमारे लिए पॉवर्टी जनरेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट प्लानिंग में लीकेज है, जो अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से अचीव्ड नहीं कर पा रही है। क्या होता, इस लीकेज को हमको भरना होगा, अर्थात हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ जाना होगा। तभी हम अर्थव्यवस्था में जो इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स है, इनको टैकल कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हस्तक्षेप की। तो कीन्सियन एज जो आपका आया, कीन्स ने कहा कि मार्केट मैकेनिज्म में जो स्वचालित शक्तियां होती हैं वो अर्थव्यवस्था को तो ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन इसमें कभी कभी इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अर्थव्यवस्था वन साइडेड हो सकती है। वन साइडेड का मतलब होता है कुछ विशेष क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्र उससे अछूते हो सकते हैं। इससे समाज में, अर्थव्यवस्था में इनइक्वलिटी बहुत आएगी, रीजनल इनइक्वलिटी बहुत आएगी, क्षेत्रीय असमानताएं बहुत आएंगी। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अर्थव्यवस्था में कुछ लोग पूंजीपति हैं, वो पूंजी धनवान होते चले जाएंगे, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था में लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, परिणाम स्वरूप लगातार वो गरीब होते चले जाएंगे। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी हो जाता है। सरकारी हस्तक्षेप सरकार द्वारा की गई नियामक कार्रवाई है, यानी रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो सामाजिक और आर्थिक मामलों के बारे में व्यक्तियों, समूहों और संगठनों द्वारा किए गए निर्णयों को बदलने की कोशिश करती है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई है जो मुक्त बाजार संतुलन को बदलने के उद्देश्य से बाजार को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिज्म को इंटरफेरेंस किया जाता है ताकि हम जो अपने पर्टिकुलर उद्देश्य हैं उनको अचीव कर सके। जो मार्केट मैकेनिज्म उद्देश्य को चाहती है वो उद्देश्य ना होकर के जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार रेगुलेशंस बनाती है। खुली अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? आपने ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ओपन इकोनॉमी का फायदा ये होता है, देखिए गवर्नमेंट का इसमें भी इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, फायदा ये है कि खुली अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों के पास आमतौर पर ऋण की अधिक पहुंच होती। ओपन इकोनॉमी है, विश्व की अर्थव्यवस्था से हम चाहे जितना लोन ले सकते हैं, एफडीआई को आमंत्रित कर सकते हैं, एफआईआई को आमंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए मुख्य एजेंट जो आपकी पूंजी है उसकी पहुंच बहुत आसानी से हो जाती है यदि अर्थव्यवस्था आपकी ओपन इकोनॉमी होगा। तो कीन्स ने अपनी जो बुक लिखी उसमें उन्होंने बात किया था, ओपन इकोनॉमी के लिए बात किया था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्रोतों के साथ साथ धन के लिए घरेलू लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। नागरिकों के पास निवेश और बैंकिंग के मामले में भी अधिक विकल्प होते हैं, क्योंकि वे अपने फंड, कंपनियों और विचारों के साथ अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं। तो यानी जब आपकी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होगा, तो अर्थव्यवस्था आपकी ओपन होगी। लेकिन मैंने कहा ना, गवर्नमेंट का रेगुलेशन बॉडी की तरह काम करना बहुत जरूरी होता, नहीं तो आपका देश में प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती। जरूरी नहीं कि जो एफटीआई या एफआईआई आए वो आपके देश के डेवलपमेंट के लिए आए, वो कहीं ना कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की कंडीशन में भी ले जा सकती है। तो खुली अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे आपको जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक ओपन मार्केट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको पूंजी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शंस उपलब्ध हो जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा होता है। मैंने बोला ना, सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक ज्यादा होता है,
तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। बंद अर्थव्यवस्था वो है जो अन्य देशों के साथ बातचीत नहीं करता, यानी अन्य देशों के साथ हम लोग ना तो एफडीआई, एफआईआई या ट्रेड के संदर्भ में कोई संपर्क रखते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो अन्य देशों के साथ कोई संपर्क ना रखे उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, और इस संदर्भ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था माल या सेवाओं का आयात या निर्यात नहीं करती है, केवल अपनी इकोनॉमी पे ही वस्तुओं को ट्रेड करती है। तो गुड्स एंड सर्विस जो माल एंड सेवाएं हैं, इनको अन्य देशों के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। साथ ही साथ विदेशी पूंजी का प्रवाह भी हमारे देश में बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। स्थानीय रूप से उनकी जरूरतों के आधार पर आत्मनिर्भर हो जाती है और हम अपने देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो हमको आवश्यकता होती है। विश्व व्यापार की इसमें अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसमें नुकसान ये होता है कि सभी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना होगा, चाहे आपके यहां उस वस्तु में स्किल हो या ना हो। यानी एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरम काम करे, रिकॉर्डों का कंपैरेटिव तुलनात्मक सिद्धांत काम करे या ना करे, आपको उसका उत्पादन करना होगा, क्योंकि विश्व व्यापार आपके लिए नहीं है। आप क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और आपके यहां सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की आवश्यकता कारक हो या नहीं, इसके परिणाम स्वरूप असमानताएं पैदा हो सकती हैं। जब आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है तो इससे आपको हर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, जिससे आपको अधिक लागतों का वहन करना पड़ेगा, और जब अधिक लागतों को वहन करना पड़ेगा तो उससे इनइक्वलिटी जनरेट होगी, और इस इनइक्वलिटी के कारण फिर से पॉवर्टी जनरेट हो सकती है जो उत्पादन की लागतों को बढ़ा देती है। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ देखा कि गवर्नमेंट एंड मार्केट मैकेनिज्म क्या है, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी के संदर्भ में सरकार का या बाजार का हस्तक्षेप कैसे होता है, और अर्थव्यवस्था में इनके संदर्भ में विचार क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द।